हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जो अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें अपन मैथमेटिक्स के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में और आगे कंपटीशन में काम आने वाली सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम राजकुमार जहांगीर है। मैं मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ और सभी विद्यार्थियों की विशेष मांग पर अब ऑनलाइन आने का विचार किया है। ऑफलाइन खूब सारा पढ़ाया है, 15-16 साल का अनुभव है। अब ऑनलाइन अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपना मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो 10th, 11th, 12th रहेगा। मगर इसके अलावा आगे कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं और उनके जो ये बेसिकली जो भी पॉइंट्स काम आते हैं, जो 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, वो भी साथ में पूरे कवर अप हो जाएंगे। जैसे सेकंड ग्रेड में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, या मान लो आपके अपने थर्ड ग्रेड रिट के अंदर आता है, या जनरल कोई भी कंपटीशन होता है जहाँ मैथमेटिक्स आती है 10th, 11th, 12th से रिलेटेड। जैसे मान लो आपके एसएससी से रिलेटेड हो जाए या आपके एयरफोर्स, नेवी, इनसे रिलेटेड हो जाए, तो उन सब के बारे में अपन यहाँ जानकारी लेंगे। तो अब अपनी शुरुआत करते हैं इस मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए इधर, देखो गणित। मैथ्स हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये वर्ड है क्या। इस वर्ड का मीनिंग है विज्ञान का आधार। या अपन कह सकते हैं इसके अलावा गणना योग्य हो, जहाँ कैलकुलेशन के बारे में बात करते हो। ये सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गणित को जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो अंक आते हैं, उन अंकों का दो तरह से चलते हैं। एक तो जो अपने पास अंक चलते हैं, जो हम पढ़ते आए हैं, उनका जो नाम है हिंदू अरेबिक अंक। तो हिंदू अरेबिक अंक क्या है कि जैसे मान लो एक पढ़ा हमने ऐसे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हिंदू अरेबिक अंक है। अब हिंदू अरेबिक अंक के बाद में जो अपन और अंक पढ़ते हैं, वो होते हैं रोमन अंक। अब रोमन अंक कौन से होते हैं? देखिए इधर, रोमन अंक की जब बात करें अपन, तो रोमन अंक अपने पास हो गए जैसे लिखते हैं अपन 1, जैसे हमने लिखा 2, 3, 4, इसके ऊपर डंडा नहीं आता है, ऐसे ही लिखे जाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अंक हो गए जो अपने पास रोमन अंक हो गए। अब रोमन अंकों के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 10 आया, फिर 50 आता है, फिर 100 आता है, फिर अपने पास जैसे 500 है, उसके लिए अलग अलग होते हैं, जैसे L, फिर एक होता है C, फिर एक D, और एक हो गया अपने पास M।
ये 4 वर्ड है। एक मिनट, जैसे LC D और M। अब यहाँ पे जो L हो गया ये 50 के लिए काम आ गया, ये 100 के लिए, और ये 500 के लिए, और ये आपको जो दिख रहा है वो 1000 के लिए। अब आपको कोई भी नंबर लिखना हो, जैसे 51 लिखना है, ठीक है, तो हम इस सेल के आगे 1 करेंगे, ये बन जाएगा। और जब 100 की बात आएगी तो C के आगे आएगा, D की बात आएगी तो इससे, और M की बात आएगी तो इससे होगा। ये सारे के सारे अपने अंक हो गए, हिंदू अरेबिक अंक और रोमन अंकों के बारे में बात हो गई। अब देखो इसके बाद में आगे देखते हैं अपन हिंदू अरेबिक अंकों के बाद में। आगे हम एक नॉर्मल सी बात करें इन्हीं अंकों के बारे में, तो अंकों के बारे में क्या होगा कि अभी आपने देखा 0 कहीं नहीं आया, क्योंकि 0 की खोज नहीं हुई है, ठीक है। खोज होने का मतलब अभी अपने इसके लिए हुई है, बाकी तो खोज हो चुकी है। तो हम जैसे मान लो आगे बात करते हैं, तो हमारे पास कोई भी है ना, जैसे एक वर्ड होता है अंक, इसको अपन कहते हैं डिजिट। अब जो ये डिजिट है, ये डिजिट है क्या, देखो डिजिट का यहां पे मतलब क्या हो गया, केवल गणित का एक अक्षर हो, कि गणित का केवल क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। अब गणित का केवल एक ही अक्षर हो। अब एक अक्षर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जैसे मान लो अपने अंक पढ़े अभी, जैसे 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। अब ऐसे करते करते आप देख रहे हो, जैसे आगे चलते हैं अपन 9 तक, तो अपने पास कितने होते हैं, 9 हो गए जो अंक हो गए। और जब 0 शामिल हो जाता है तो टोटल 10 अंक हो जाते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो गणित में कुल 10 अंक होते हैं। ये हमने बात पढ़ गई। गणित में कुल कितने हो गए, 10 अंक हो गए। 10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अंक के बाद में आगे अपन बात करें संख्या की, तो देखो जिसको अपन कहते हैं नंबर। अब नंबर क्या है, जब नंबर की बात करें अपन, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बना भाग। भाग मतलब यहाँ हिस्सा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बना भाग। अब 2 या 2 से अधिक की बात करेंगे तो सबसे पहला अंक अपने अंकों से मिलकर बनी हुई है वो है 10 संख्या आएगी। 10 के बाद में हमारे पास जैसे 11 आया, 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13 आया, 13 के बाद में 14 आया। अब ऐसे करते करते ये सारे चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या की बात करें, वैसे तो संख्या अंक है वो भी संख्या ही कहलाती है, मगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 10, फिर 11, फिर 12, 13 ऐसे चलता रहेगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10, फिर 11, 12 और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की होगी अपने पास 99।
ऐसे कि 3 अंकों की करेंगे तो 999 हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, अंक और संख्या हो गया। अब मेन बात एक यहाँ पर यह है कि अंक को संख्या बोल सकते हैं या संख्या को अंक बोल सकते हैं। आज मान लो मैंने 10 लिखा है, तो 10 क्या संख्या है? क्या है, मगर क्या ये अंक है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि संख्या जो आप दिख रही है उसको कभी अंक नहीं कहा जाएगा, मगर अंक को संख्या कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि संख्या है उसको अंक नहीं कहा जाता है, मगर अंक है उसको संख्या कहा जा सकता है। आज मैं कह दूँ 2 एक संख्या है, हो सकता है मे भी, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है, मगर संख्या है मैं कह दूँ 12 एक अंक है, तो कभी नहीं होगा। ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक संख्या होगी। तो ये बात हमने अंक और संख्या के बारे में की। अब देखिए आगे, इसके बाद में क्या होता है कि कोई भी जैसे संख्या बनती है तो संख्या का क्या होता है, जातीय मान होता है। कि संख्या का जब जातीय मान बात करेंगे अपन, मतलब प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू की बात करें, कोई भी एक संख्या दे रखी है, वो संख्या का प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए। तो संख्या की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आप संख्या से समझे कि जैसे एक संख्या लिखी हुई है, उदाहरण के लिए 3, 5, 7 और 2। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लिखना है 2 का जातीय मान। दो का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान की बात करेंगे तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 7 की बात करेंगे तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। जब 5 की बात करेंगे तो 5 का जातीय मान अपने पास 5 ही होगा। और जब 3 का बात करेंगे अपन जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि संख्याओं के जातीय मान की बात करें तो जो अंक है वही उसका जातीय मान है। ठीक है, अब अगर मान लो इन सबको एक साथ लिखा जाए तो ये वापस संख्या नहीं बनाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा इन सबको जोड़ा जाए तो ये कभी भी अपने संख्या वापस वो नहीं बनाएगा कि जातीय मान का योग करें। जातीय मानों के योग से संख्या नहीं बनती है, मतलब जो संख्या दे रखी है वो वापस संख्या नहीं बनती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि आज हम सबको जोड़े अपन कि 2 + 7 + 5 + 3, इन सबको जोड़ा जाए तो देखो कितने हो गए, 2 और 7 9, 9 और 5 14 और 3 17। क्या वापस वो संख्या आई? वो संख्या तो नहीं आई। जो हमें संख्या दे रखी थी, जो मैं, वो संख्या वापस नहीं आई है। ये और ये संख्या आपस में क्या है, दोनों ही भिन्न है, अलग अलग हुई कि नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है जातीय मानों के योग से संख्या नहीं बनती है, इस बात को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात ये। अब देखो आगे, अब जातीय मान के बाद में अपन आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अपन संख्या देखो आगे बात करते हैं संख्या का स्थानीय मान। अब देखो स्थानीय मान की बात करेंगे कि भाई स्थानीय मान क्या होता है। तो जब अपन स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान का यहाँ पे सीधा सा मीनिंग है, स्थानीय मान क्या होता है, देखो कि कोई भी संख्या लिखी हुई है और अगर उसका मान लो स्थानीय मान ज्ञात करना, जैसे मुझे इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना,
तो जब हम इकाई अंक के स्थानीय मान की बात करेंगे तो इकाई अंक का स्थानीय मान है वो इकाई अंक ही होगा। ये बात ध्यान रखनी कि इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई अंक ही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। अब जैसे अपन बात करें आगे इकाई अंक के बाद में, जैसे मान लो दाई का अंक हो जाए, तो दाई अंक के स्थानीय मान की जब बात करेंगे अपन, तो दाई अंक के स्थानीय मान अपने पास क्या होगा, देखो कि दाई अंक इंटू 10। और जब यही बात अपने सैकड़ा के अंक की बात करेंगे कि सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान, तो सैकड़ा के अंक की बात करेंगे तो सैकड़ा का अंक, सैकड़ा अंक और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा, 100। अब ऐसे करते चलता रहेगा, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अपन ने क्वेश्चन लिया एक उदाहरण कि 3572, अब ये ले लिया और हमें क्या करना है कि इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है एक एक का। जैसे 2 का निकालते हैं, कि 2 का स्थानीय मान, जब 2 के स्थानीय मान की बात करेंगे अपन, तो 2 के स्थानीय मान क्या होगा, देखो कि 2 का स्थानीय मान इकाई अंक का इकाई अंक ही होता है, तो 2 होगा। जब बात करेंगे 7 का स्थानीय मान, तो 7 किस पर है भाई, सैकड़ा पे, इकाई दाई, तो 7 और इंटू 10 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, 70। फिर जब बात करेंगे अपन 5 का, तो 5 का जब स्थानीय मान की बात करेंगे तो अपने पास होगा 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात करेंगे 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान याद करेंगे तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 अपने 1000 पे है तो 1000 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 3000। बन गया नहीं बन गया। अब आप देखो जब हमने जातीय मान पढ़ा था, ठीक है, पहले वाला जो पढ़ा था अपन ने जातीय मान में तो अंकों का योग किया था तो वापस संख्या नहीं आई, मगर यही काम अपन जब यहाँ करेंगे, देखो यहाँ जो अपन को दे रखा है इसके अंदर आप ध्यान से देखना कि अगर अब अंकों को जोड़ा जाए, इनको सबको जोड़ा जाए, जैसे देखिए कि इन सबको जोड़े अपन कि 2 + 70 प्लस आगे अपने पास कितना है 500 प्लस आगे दे रखा 3000। इन सबको आप जैसे ही ऐड करोगे तो आप देखो 3570 और ये हो गया अपने पास 3572। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे सामने जो ये अंक आया, ये वाला अंक और ये जो अपने माना ये सेम आया, जबकि यही अपने पहले देखा जब, तो यहाँ देखो कौन अलग अलग आ गया। तो स्थानीय मान के जो भी अंकों के स्थानीय मान होते हैं उनका योग करते हैं तो वापस संख्या प्राप्त होती है। तो अपने लिए कंपटीशन के लिहाज से क्वेश्चन बनता है कि जातीय मानों का योग करने पर संख्या बनती है कि नहीं बनती है, तो अपना उत्तर होगा नहीं बनती है। जबकि स्थानीय मान के अंकों का इनका सबका, जैसे स्थानीय मान जिन जिन अंकों का होता है उनका योग करने पर अपने पास ये बन गया। इस बात को ध्यान रखना, एक जनरल सी चीज़ें हैं तो कंपटीशन में काम आती है, हमने इसलिए बात की इसके बारे में। अब देखिए आगे, अब अपना मेन मूल मुद्दा पढ़ते हैं जो कक्षा 10th से नहीं, आज की तारीख में ये समझ लो 6th क्लास से शुरू होता है, ठीक है, जो संख्याओं का ज्ञान होता है। अब संख्याओं के ज्ञान में क्या है कि अपने पास देखो कि जब अपन संख्या पद्धति पढ़ते हैं, एक तरह से संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम। कि जब अपन संख्या पद्धति की बात करें, अब यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो रही है मैन, बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से देखना आप सब। बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम की। देखो नंबर सिस्टम क्या है, जो हमने संख्या पढ़ी, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ा, जातीय मान पढ़ा, वो सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे पद्धति पढ़ी जा रही है। पद्धति क्या है, पद्धति का मतलब है अलग अलग अंकों को कुछ ना कुछ नाम से दर्शाया जाता है, कुछ होता है, क्या नहीं होता है। जैसे हम जब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे,
तो हमारे पास एक सीधा सा नाम आता है जिसका नाम है, जैसे आपने अंक पढ़े कि अंक पढ़ लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक शून्य को जो पढ़ा। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले जब अंकों की बात करते हैं तो अंकों के बाद में अपन ने पहला नाम लिखा जिसका नाम है प्राकृत संख्या, के प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो छोटी क्लास में पढ़ते हैं 1 से शुरू होता है, वो प्राकृत संख्या होती है, मगर ऐसी नहीं होती परिभाषा। देखो प्राकृत संख्याओं के अंदर सबसे पहले तो इस प्राकृत संख्या में आप एक चीज देखिए कि आप यहां पर ये देख रहे हो कि इसका पहला जो यहाँ पे अंग्रेजी का पहला अक्षर है वो कौन है, एन है। तो प्राकृत संख्याओं को जो दर्शाया जाता है वो आपके एन से दर्शाया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किससे होगा, एन से। ये बात ध्यान रखना। अब एन के बाद में मतलब इसकी सीधी सीधी परिभाषा ये है जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई। प्रकृति का मतलब एक खोज हुई, ठीक है। अब यहां पर अंक जो शुरू होते हैं, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 4 5, अब ऐसे चलता रहेगा। अब चलते एक बात ध्यान रखना, यहाँ डैश लगते हैं जब 3 लगते हैं, ये गणितीय नियम है कि यहाँ पर 3 लगते हैं। क्या तो ऐसे 3 डैश होते हैं या फिर होते हैं डॉट डॉट, ऐसे डॉट 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 चलते रहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है अपन को। क्या तो आप ऐसे डॉट 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 ऐसे करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप रख के इसमें अपने एकदम ये बिल्कुल बारीकी से डॉट लिखते हैं ऐसे, ये, या फिर ऐसे डैश करने, ये दोनों बातें ध्यान रखना है। और इसको मंजिला कोष्टक में ऐसे दर्शाना है, ठीक है। अब ये दर्शाने के बाद में अब ये है ना 1 2 3 4 5 ऐसे चल गया। अब आप इसमें सबसे बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि 10 है वो इन प्राकृत में आएगा या नहीं आएगा। बात यहाँ पर ये है कि जो अपने पास 10 होता है वो 10 इस प्राकृत में आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 है जो प्राकृत संख्या में नहीं आता है, क्योंकि इस प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो हमेशा ध्यान रखना धन पूर्णांक लिखा जाता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। उसका कारण ये है कि अगर प्राकृत कहा जाए तो प्राकृत क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म। अब 11 12 13 ऐसे चलते, मतलब 10 कभी शामिल नहीं होगा। 10 नहीं होगा तो 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं है इसमें। तो याद रखना कि ये वाली संख्याएं हमारे सामने शामिल नहीं होगी। हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, फिर 11 12 13 ये सारे चलते जाएंगे। और प्राकृत संख्या को दर्शाया किससे जाता है, एन से। इस बात को ध्यान में रखना। अब प्राकृत के बाद में अगला हमारे पास जो आता है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। अब देखो बात करते हैं अपन पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं हैं उनको अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स की जब बात करें अपन, अब आप एक बात बताओ कि यहां इन संख्याओं में एक चीज की कमी थी, वो था 0। ये 0 होता तो इसमें 10 भी आता, 20 भी आता, 30 सब कुछ आ जाता, बट 0 नहीं होने के कारण ये क्या थी, अपूर्ण थी। अब इन अपूर्ण को हम पूर्ण करते हैं। पहला तो इसको दर्शाया जाएगा W से, क्योंकि पहला अक्षर क्या है, W। अब ये शुरुआत जो होगी पहला होगा 0, फिर अपने पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, ऐसे करते करते सारे आ गए इसमें। अब अपना 10 भी आ जाएगा, क्योंकि 0 आ गया तो 10 भी बन जाएगा। तो याद रखना प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और 10 20 30 शामिल नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, ठीक है। 0 की खोज भारत ने की थी, आर्यभट्ट ने, ये ध्यान रखना। बाकी जो ये अपने अंक कहलाते हैं वो हिंदू अरेबिक अंक है, ये ध्यान रखना। भारतीय अंक ये नहीं होते हैं, भारतीय अंक अलग प्रकार के होते हैं। आपको पता हो तो भारतीय अंक ये वाले होते हैं जो यूज़ कम लेते हैं अपन, जैसे 3 है, ये 6 है, ये वाले अंक होते हैं भारतीय अंक। अब आप यहां देख रहे हो कि ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब एक सीधी सी बात है, क्या हम प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या?
या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं क्या? ये एक अपना क्वेश्चन है। देखो प्राकृत संख्या जितनी भी है वो सारी पूर्ण में है, मगर पूर्ण सारी प्राकृत में नहीं है, क्योंकि पूर्ण के अंदर जो जीरो वाली सीरीज वाले हैं 0, 10, 20, 30, 40 वो इस प्राकृत में नहीं है। तो एक बात याद रखना यहाँ पर मैन, और ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आगे आप कंपटीशन दोगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, और दे रहे हो जो भी, कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। मतलब प्राकृत संख्या जितनी की थी, भाई मान लो ये 6 क्लास है, 7th है, छठी वाले 7वीं में आ सकते हैं, और 7वीं वाले छठे में नहीं जा सकते। मगर अपन लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होना आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं मतलब क्योंकि जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे तो होती है, अभी 1, 2, 3, 4 को लगे तो होगी, मगर सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। उसका कारण एक ही है कि जो जीरो है वो n में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। एक चीज़ और समझें आप यहाँ पर, ठीक है, अपन 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं पहले, तो एक शब्द आता है हमारे पास संबंधित। भाई संबंधित का मतलब है कि अपन जैसे अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स से संबंधित हो मेरे से, तो इसको देखो संबंधित को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो बिलोंग्स टू, अब ये तो होता है कि बिलोंग्स टू है। अब बिलोंग्स टू का क्या होता है कि मैथमेटिक्स में एक साइन होता है, जैसे अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन का होता है, ऐसे कैसे संबंधित का एक चिन्ह होता है ऐसे, ई नहीं है। इसको जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। जैसे अपनी ABCD चलती है वैसे वैसे बाहर, ठीक है, ये अक्सर चलते हैं ग्रीक के, जैसे अल्फा बीटा गामा वाले चलते हैं, ऐसे कैसे एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या काम करता है कि जैसे भाई आप सब पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, तो आप मेरे से संबंधित किसके लिए हो? गणित के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे कि जैसे आज मान लो मैं कहता हूं कि 2 है, 2 आप देख रहे हो प्राकृत संख्या है। अब 2 प्राकृत संख्या है तो हमने 2 लिखा, यहाँ ये चिन्ह किया और n लिख दिया। तो एक तो पूरी लाइन बोलते 2 एक प्राकृत संख्या है, और एक सीधा लिख दिया 2 बिलोंग्स टू n, बात खत्म, ठीक है। अब मान लो जैसे 0 की बात करें और मैंने आगे ये चिन्ह करके अगर ये लिख दिया W, तब तो बात बिल्कुल सही है कि 0 है वो W में है। मगर यही 0 लिख के मैंने ये चिन्ह लगा के आपके सामने n के बारे में लिख दिया, तो क्या ये साइन आएगा? ये साइन नहीं आएगा। यहाँ पे अपन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस क्रॉस का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 0 n से संबंधित नहीं है। इस चिन्ह को ध्यान में रखना आप। एप्सिलॉन कहलाता है जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ किसी से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे, अब ये अपन ने प्राकृत और पूर्ण के बारे में पढ़ा। दोनों ही संख्याओं में आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों जो संख्या आपके सामने आई है, इन संख्याओं के अंदर अभी तक कोई भी ऋणात्मक नहीं आया, नेगेटिव नंबर नहीं आया, सारे के सारे पॉजिटिव आए, ठीक है। तो पॉजिटिव से जब आगे चलते हैं अपने पास, तो हमारे पास एक नंबर आता है, देखिए, जिसका नाम है अपने पास हम पढ़ते हैं अगला नंबर, इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या है। 1 मिनट, जमा नहीं मामला। बात करेंगे अपन पूर्णांक संख्याओं की।
पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर। अब इंटीजर नंबर्स की जब अपन बात करते हैं, भाई देखो वर्ड में ही पता चलता है। वर्ड में क्या पता चलता है कि वर्ड कहा पूर्णांक, जब इसको हम तोड़ें, तोड़ने का मतलब हो गया पूर्ण प्लस अंक। मतलब इतनी देर पूर्ण नहीं थे, अब ये अंकों को पूर्ण करना है, मतलब प्लस के नहीं थे, अब माइनस के भी और शामिल होंगे इसमें। इंटीजर भी कहा जाता है, या इसका एक सिमिलर वर्ड है जिसका नाम है जहलीन, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखो इकट्ठा करना कैसे? भाई आपने मान लो पहले कोई भी मान लो जैसे एक गेंदें ली, गेंद, और गेंद पर नंबर लगाए 0 1 2 3 4 ऐसे लगा दिए। आपके पास गेंदें हो गई, मान लो 10 गेंदें हो गई 0 से 9 तक। अब आपने उन सब पे क्या किया? माइनस किया। माइनस करने का मतलब है कि जैसे एक था तो माइनस किया, 0 पे तो माइनस होता नहीं है, वो तो एक उदासीन है। तो माइनस किया और हमारे पास में नंबर आ गया पूर्णांक। ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, मतलब जर्मन भाषा से लिया हुआ है। जर्मन में इसको कहा जाता है इकट्ठा करना। अब यहां पर आप सबसे पहले तो देखो इसको आई से भी दर्शाते हैं और जेड से भी दर्शाते हैं, पर आपको अधिकांशतः किताबों में जेड से मिलेगा, इसलिए इसको पहला हम भी लिख देते हैं जेड से, या अपन इसको आई से भी दर्शा सकते हैं। बहुत आर वैलिड, बात याद रखना। अब जेड से दर्शाया तो आप यहां पे देखोगे कि दोनों तरफ से नंबर होंगे, तो जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये बन गया। ठीक है। अब आपने इनमें पहले, इसमें जैसे पहले आपने देखा, इससे पहले तो आप यहां देख रहे हो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, पर एंड कहां से हो रहा पता नहीं चलता है। काफी जने गलती करते थे, पीछे इनफाइनाइट लिख के, इनफाइनाइट नहीं लिखना है, डैश डैश 3 की ये बात खत्म, बस इतना सा ध्यान रखना। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि 3 ही डैश करने अपन को, या पूरा डॉट डॉट करें। और अब देखो, अब आपसे मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आप कहोगे 1। मैं आपसे कहूँ सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताओ, तो आप कहोगे 0। बट सबसे बड़ा कहे तो है ही नहीं, पता नहीं कौन सा होगा। भाई आप नंबर बोलोगे, मैं उससे एक ज़्यादा बोल दूँ तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा जब कहा जाए, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, उसको मतलब अपन डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, ये बात ध्यान रखनी। यहाँ तो देख लिया। अब जैसे अपने मेन इस पे आए, तो आप देखो ना तो इधर है और ना ही इधर है, तो ना तो सबसे छोटा पूर्णांक है और ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक है, दोनों चीज़ें नहीं है, बीच वाले भी हैं। अब इसमें भी क्या है, इधर वाले नेगेटिव है, इधर वाले पॉजिटिव है। 0 बेचारा बीच में फंस गया, जो कहलाएगा उदासीन। उदासीन मतलब है 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, जिसको हम शून्य कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो देखिए, तो सबसे पहली तो बात यह है, एक वर्ड लिखा अपने उदासीन पूर्णांक। तो जब बात करें अपन उदासीन पूर्णांक की, न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल हो गया कौन? 0 शून्य है, जिसको अपन क्या कहेंगे? उदासीन पूर्णांक। ये 0 आपके क्या कहलाएगा? उदासीन पूर्णांक। अब 0 उदासीन पूर्णांक कहेगा तो उसके बाद में बात ही आती है कि 2 तरह के अपने पास और पूर्णांक हो गए। 2 तरह के कैसे हुए? देखो, एक तो बन गया धनात्मक पूर्णांक, जब धनात्मक की बात करें, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया जो प्लस के। पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जेड के ऊपर प्लस लगा के, इस बात को ध्यान में रखना कि जेड के ऊपर प्लस लगाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव शुरू कहाँ से? 0 तो उदासीन हो गया, तो शुरुआत कहाँ से? 1 2 3 4
ऐसे डैश कर दिया। अब एक बात ध्यान रखें, क्या इसके अंदर आप देख रहे हो क्या ये और प्राकृत सेम है? भाई यहां पर भी तो 1 2 3 4 है और वहां पर भी 1 2 3 4 है, मगर इन दोनों में फर्क क्या है? बात ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर आपको पता 10 20 30 नहीं है, जबकि अब जो हमने पढ़ा है इसके अंदर 10 20 30 आएगा, क्योंकि पूर्णांक के अंदर तो 0 आ चुका है, तो 0 आया तो यहाँ 10 20 30 आता है। इसलिए आगे कहीं पर भी जब 10 20 30 का उपयोग किया जाता है तो बात लिखी जाती है धन पूर्णांक। इस बात को ध्यान में रखें। तो धन पूर्णांक का मतलब हो गया z प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें प्राकृत इंक्लूड नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। अब इसके बाद में हमारे पास सीधा सा हिसाब है कि धनात्मक आया तो ऋणात्मक भी आएगा। अब देखो ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो बात होगी आपके नेगेटिव इंटीजर के बारे में। अब नेगेटिव इंटीजर की बात करें अपन तो नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे वो देखिए, नेगेटिव जिसमें माइनस का चिन्ह हो। अब माइनस के चिन्ह की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट होगा z माइनस से, शुरुआत होगी उधर से -3 -2 -1। अब आप यहां पे देख रहे हो कि ये पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, अपने पास दोनों आ गए, मगर इन दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो पूर्णांक नहीं आते हैं। उसका कारण कौन है? 0, क्योंकि आप इन दोनों को लिखोगे तो माइनस प्लस के आ जाएंगे मगर 0 नहीं आएगा। 0 एकदम उदासीन पूर्णांक है, उसका कोई भी साइन नहीं होता है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। देखिए भाई आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। अब आगे अपन को इसके बारे में पढ़ना है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, ठीक है। जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपन उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ज़्यादा व्यू किसके आते हैं, ठीक है। उस क्लास को पहले अपन प्रिपेयर करेंगे। जैसे मान लो 10th का आता है, 11th का आता है, 12th का आता है, जो भी आता है, ठीक है, उन क्लासों को देखो, जिसमें ज़्यादा आएगा हम उन क्लासों को पढ़ेंगे। जैसे 10th 11th 12th या BSc का पार्ट्स हो या कंपटीशन का हो, जैसे मान लो 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, जो भी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपना पहला फोकस ये है कि हम इन 3 क्लासों को फ्री करें, उसके बाद में हम आगे से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लाइक्स करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी हमारे, ठीक है। थैंक यू।